Okay, hi everyone. I hope all of you are doing amazing and I'm also doing fantastic. Hope आपकी पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है, preparations में full on लगे हुए हो. And as I've been doing this, we are fueling your preparations कैसे with the one shot series, the marathon, chapter wise marathons that we are doing. अपने almost एक दो तीन चार topics live हो चुके हैं. And if you're watching this video for the very first time, I'm going to tell you this is a revision series for each and every chapter that you have in your costing intermediate syllabus. सब कुछ covered है, superb revisions, छोटे crisp and I always say this यार, I know for a fact कि तुम कोई भी YouTube video है ना 1.5x और 2x से नीचे देखते नहीं हो. So I have taken the liberty to make the videos a little long. मैंने थोड़े बड़े बना दिए वीडियोस ताकि तुम उसे ना हाफ टाइम में पूरा करके ज्यादा रिवीजन कर पाओ, ज्यादा बेटर रिवीजन कर पाओ. एंड इस टॉपिक में अपन लोग चालू कर रहे हैं एज यू माइट सी द कैप्शन एज वेल. कॉस्ट शीट सबका फेवरेट. सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मगजमारी नहीं, कोई झंझट नहीं, ज्यादा चाव चाव नहीं. सिंपल टॉपिक, फॉर्मेट बनाओ, आंसर लाओ, बड़ा सही है. मई 24 में जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था उसमें ना यू हैड एमसीक्यू ऑन कॉस्ट शीट. 10 मार्क का एमसीक्यू पूछा गया था कॉस्ट शीट पे. वेरी वेरी सिंपल एज अ एमसीक्यू बट वर्किंग वाज अ लिटिल लॉन्ग. तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन बट क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है फॉर द सितंबर बैच, सितंबर राउंड एंड फॉर द जनवरी राउंड आई डोंट थिंक कि है ना वापस से एमसीक्यू में पूछेंगे. आई थिंक इट हैज टू कम बैक टू द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इज माय पर्सनल गट फीलिंग. आई मे बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वहां पे ही ज्यादा बेटर सूटेड है. सो टॉपिक में अपन लोग ने ना थोड़े से क्वेश्चंस कवर किए हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1.5-2 घंटे के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा. 1.5x में देखोगे 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर इज व्हाट यू विल नीड. तो 1 घंटा तो यार इस टॉपिक के लिए बनता है क्योंकि इस टॉपिक से 10 मार्क श्योर आने वाला है. मे टू मई 2018 से ऐसा कोई एग्जाम या अटेम्प्ट नहीं हुआ जहाँ पे 10 मार्क का ये क्वेश्चन ना हो. ठीक है, सो लवली चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. एंड अगेन रिपीटिंग, अगर तुम लोग पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें पता नहीं होगा. अगर तुम पहले से मेरी सीरीज देखते आ रहे हो तो ऑलरेडी नो ये टॉपिक, ये रिविजन किसे देखना है. दो टाइप के लोगों को. पहला जिसका पढ़ के हो चुका है, जिसकी खत्म हो चुकी है टॉपिक ये प्रिपरेशन, बट एक ब्रश अप चाहिए, बेस्ट रिविजन फॉर यू, फटाफट खत्म हो जाएगा. अगर तुमने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, तुम्हें हेड स्टार्ट चाहिए, तो अगेन अमेजिंग टॉपिक, अमेजिंग सीरीज. तो मैं ना यहाँ से पढ़ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द टॉपिक एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन यार. आई थिंक दिस विल हेल्प यू सुपर्ब. टॉपिक में अपन ने कुछ, yeah, as I said, 90 minutes के आसपास होना चाहिए टॉपिक. If you find this topic interesting and helpful, please make sure you subscribe and click on the bell icon. And again, if you have any doubts or queries regarding anything about C costing, C costing, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, feel free to message me on Instagram. My Instagram ID is Namit Pitti. My name, cost tutorials. You can find me over there. Put me a DM. I am definitely going to reply and respond to that. अगर वहां पे नहीं करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑल्सो आई एम अवेलेबल. होप यू आर all prepped to start the topic and I will see you on the other end and happy learning. Ciao. Okay, so the next topic that we are starting is cost sheet. अब इन जनरल अगर बोलूँ ना तो कॉस्ट शीट का मतलब वही है जहां पे यू आर समराइजिंग अ कॉस्ट. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट विच इज समराइजिंग कॉस्ट इज बेसिकली अ कॉस्ट शीट. ठीक है, तो सर फिर अपन लोग इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? अपने पास इतने सारे टॉपिक्स है जिसमें कॉस्ट शीट अपन लोग बना ही रहे. अगर कोई भी टाइप का समरी तो बना रहे हो ना तो वो कॉस्ट शीट है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अलग से जरूरत क्या है? फर्स्टली, भाई कॉस्ट शीट कॉल्ड कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट को कॉस्ट शीट ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम लूज शीट्स ऑफ पेपर. ठीक है, तो जब है ना तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बुक्स बुलाते हो, क्यों बुलाते हो? क्योंकि वो एक्चुअली बुक्स में बनाते थे. सिमिलरली कॉस्ट शीट को कॉस्ट शीट क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इट वॉज एक्चुअली ड्रॉन ऑन लूज शीट्स ऑफ पेपर. मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब कंप्यूटर्स नहीं थे अकाउंटिंग में. ठीक है, बिफोर दैट व्हेन यू हैड मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स
तब है ना कॉस्ट शीट हाथ से बनाते थे और उसको लूज शीट्स पे बनाते थे, इसलिए कॉस्ट शीट बोलते थे। ठीक है, अब रही कहानी अपन लोग इसके लिए कुछ अलग से क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा है, इंडिया में देर इज समथिंग कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। They were formerly known as Institute of Cost and Works Accountants of India। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का काम क्या था, ये लोग के जो मेंबर्स होते हैं ना, दे आर द वंस हु कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑडिट करने के लिए है ना, तुम्हारे पास कॉस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, और कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है उसके लिए ये लोग रिलीज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अपना इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज करता है, वैसे ये लोग रिलीज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये बताया है कि तुम्हें कॉस्ट कैसे मेंटेन करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है। नाउ उसी का एक कैश कैश 4, ठीक है, टॉक्स अबाउट हाउ अ कॉस्ट शीट इज टू बी प्रेजेंटेड इन इंडिया। ठीक है सर, कॉस्ट शीट का यूज क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी जगह यूज होता है अंडर द एक्साइज एक्ट, जहाँ पे है ना तुम्हें एक्साइजेबल गुड्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जो वैल्यू फाइंड करने का काम है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से बनी हुई कॉस्ट शीट से लिया जाता है। सो यू मेक योर कॉस्ट शीट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। उससे जो तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है ना, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे तुम्हें है ना अपनी कॉस्ट शीट बनानी होती है, और उसके हिसाब से अपनी टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इज देयर अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, यस, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट इज अ कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सॉरी। तो इस फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, एज पर द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इन्होंने एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को अपन को फॉलो करना है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव ओवर हियर इन प्योर एंड प्योर पेपर पर्सपेक्टिव, मैं बोलता हूँ ये टॉपिक ना तुम्हारे लिए लॉटरी टॉपिक है। ठीक है, लॉटरी क्यों है, क्योंकि ये ना इसमें एक बहुत सेट फॉर्मेट है, इसमें एक बहुत सेट तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और है ना यहाँ पे ना बस एक ही ड्रॉबैक है, इनको करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजीली मैनेज होते हैं। और मई 2018 से जब से ये टॉपिक री इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऐसा है ना, 2005 के पहले ये टॉपिक था, 2005 मैंने टॉपिक ही निकाल दिया, एंड 2018 तक है ना ये टॉपिक गायब था। फिर जैसे ही मई 2018 में नई स्कीम लॉन्च हुई, उस स्कीम के अंदर दिस टॉपिक केम बैक, एंड मई 2018 से ये टॉपिक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं है। तो मई 2018 के एग्जाम से लेके आज दिन तक हर हर पेपर में है ना ये टॉपिक था। दिस एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो दो अपने करण अर्जुन है ना, जो है ना लौट के वापस आ गए, ये दोनों करण अर्जुन ना हर एग्जाम में तुम्हें मिले। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। तो ये हर एग्जाम में है ना तुम्हें मिले ही मिले, और तुम्हारे एग्जाम में भी होंगे ही होंगे। ठीक है, विद द न्यू एमसीक्यू फॉर्मेट, जो पहला एमसीक्यू का पेपर हुआ है विच इज May 24, उस पेपर में ना इसे एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन बना के पूछ लिया। 2-2 मार्क के 5 एमसीक्यू पूछ लें, 10 मार्क के लिए आता ही था, बट इन्होंने इस बार 2-2 मार्क के लिए 5 बना लिया। अब जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, देख ले तेरे सामने है ना कॉस्ट शीट दिख रहा है। अब वो कॉस्ट शीट का है ना स्कोर देख, फ्रॉम May 2018 10 10 10 10 10, जनवरी 21 20 मार्क्स, उसके बाद 10 10 10 10 10, मई 23 तक तो ये सीरीज रही है, नवंबर 23 में भी यही रहा है, मई 24 में इसे कॉस्ट शीट में पूछ लिया। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट ये वाला टॉपिक है ना इज बाय फार इंस्टीट्यूट फेवरेट अलोंग विद एबीसी। तो इसे मिस करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली बहुत सिंपल भी है। नाउ हुआ ये कि समवेयर अराउंड कोविड, मतलब अराउंड नवंबर 20 के आसपास है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ना एक नया फॉर्मेट इशू किया कॉस्ट शीट के लिए। ठीक है, अब हुआ गया कि अपने इंस्टीट्यूट ने वो नया फॉर्मेट अडॉप्ट कर लिया,
कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस तो बना लिए नए फॉर्मेट से, पर बाकी सारे टॉपिक्स जहाँ पे भी कॉस्ट शीट यूज आ रही है, ठीक है, बाकी सारे भी टॉपिक्स जहाँ पे कॉस्ट शीट यूज आ रही है ना, वहाँ पे ये लोग ने अभी तक ओल्ड फॉर्मेट ही रखा है। अब ये इंस्टीट्यूट का आलस बोल लो या उनका इग्नोरेंस बोल लो, जो भी है, बट दे हैव हैड स्ट्रगल्स विद इट। इन्होंने है ना यहाँ पे कौशिक के टॉपिक के अलावा है ना बाकी सब जगह ओल्ड फॉर्मेट ही रखा है। स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो तकलीफ वाला टॉपिक है ना, वो वाला टॉपिक में इन्होंने जानबूझ के अभी तक भी कोई चेंजेस किए नहीं, क्योंकि अगर वो चेंजेस करने पड़े ना तो इंस्टीट्यूट के लिए वो बहुत मेहनत का काम होने वाला है, इसके लिए शायद वो कर ही नहीं है। ठीक है, तो अपन लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने कॉस्ट शीट के टॉपिक में मेरे ख्याल से कुछ 15-16 क्वेश्चन है। ठीक है, उस 15-16 क्वेश्चन में से अपन लोग ने ना आधे क्वेश्चंस करने हैं ओल्ड फॉर्मेट से, आधे क्वेश्चंस करने हैं न्यू फॉर्मेट से। तो टू गेट अ फ्लेवर ऑफ बोथ द फॉर्मेट्स, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा ही डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस कैप्चर करने के लिए ना ओल्ड फॉर्मेट पे थोड़ा सा काम करेंगे, फिर न्यू फॉर्मेट पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो right now I am presenting to you the old format of the cost sheet. This is the old cost sheet. मैं थोड़ा सा है ना, हाँ, so now you can see the entire cost sheet on your screen. This is the old format. सबसे पहले तो एक काम कर, अभी का अभी इस वीडियो को पॉज कर, इस फॉर्मेट को है ना पूरा का पूरा उतार ले और उसके बाद ही वापस प्ले करना। ठीक है, नाउ आई एम होपिंग तुमने अपना फॉर्मेट पूरा लिख लिया है। मैं ना इस फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से चल रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पहली बात, कॉस्ट शीट का है ना कुछ पोर्शन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, कुछ पोर्शन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव सोल्ड। तो कभी भी है ना कॉस्ट शीट चालू करने से पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स सोल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ कॉस्ट शीट का पोर्शन वो प्रोड्यूस के बेसिस पे और कुछ कॉस्ट शीट का पोर्शन सोल्ड के बेसिस पे, तो नेवर एवर मिस दैट आउट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पर यूनिट और टोटल दोनों कॉलम बन सकते हैं, जरूरी नहीं है सर दोनों बनेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, इट मे हैव बोथ द पर यूनिट और द टोटल। टोटल तो मिनिमम है ही है, पर यूनिट है ना वो अपने पास कभी होगा कभी नहीं भी होगा। ठीक है, नाउ कौशी का जो पहला पार्ट है, ठीक है, विच इज ऑल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट एडेड टुगेदर। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, जो भी था प्लस जो और खरीद के लाए, ये दोनों तुमने यूज किया, माइनस जो तुम्हारे पास अभी भी है, विच इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दोनों ऐड करने के बाद व्हाट यू गेट इज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, दिस इज बेसिकली प्राइम स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, द प्राइमरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये वो खर्चा है जो प्रोडक्ट बनाने में एग्जैक्टली तुम्हें पता है कितना लगा। तो जैसे ये पेंसिल है, ये बनाने में मेरे को कितना प्लास्टिक लग गया, क्या नेप क्या टेप ये वो जो भी है, ऑल ऑफ दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। इसे जिसमें जिस बंदे ने बनाया होगा कि वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, इसका आउटर पैकिंग, इसका जो डब्बा है, इसके ऊपर जो है ना सील लगाया था वो, ऑल ऑफ दैट विल बिकम डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सो जो भी खर्चा मटेरियल और लेबर नहीं है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये तीन खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना इस पेंसिल के मैन्युफैक्चर में, दैट ऑल ऑफ दोज कॉस्ट पुट टुगेदर इज योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट तक है ना कभी भी यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि दे कैन फिगर आउट हाउ मच गोज इनटू अ प्रोडक्ट, दैट इज यूजुअली नॉट अ चैलेंज। बट इसके आगे का जो पोर्शन है ना, ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अब तुम है ना देखो क्या ऐड कर रहे हो, यू आर गोइंग टू ऐड ओवरहेड स्लैश ऑन कॉस्ट। अच्छा, ये ऑन कॉस्ट क्यों बोला जाता है ये भी अपन लोग थोड़ा सा समझेंगे। बट ओवरहेड्स जो है ये कौन से वाले खर्चे, दीज आर अमाउंट्स दैट यू स्पेंड, बट है ना इनका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है इस पेंसिल से। फॉर एग्जाम्पल तुम जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उसमें ना लिफ्ट होगी, अब अगर वो लिफ्ट है ना तुम्हारे यूज के लिए ही है,
बट कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है क्या कि ये फ्लैट नंबर या ये अपार्टमेंट नंबर सबसे ज्यादा लिफ्ट यूज करता है, ये वाला अपार्टमेंट नंबर बहुत कम यूज कर रहा है लिफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नहीं बता सकते ना, यू कैन नॉट नो। तो अब है ना जो लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो टेक्निकली ओवरहेड्स है, क्योंकि वो किसी भी एक अपार्टमेंट के लिए या फ्लैट के लिए नहीं है, बट वो सबके लिए तो है ना। तो है ना, खर्चा तो हो गया, बट उसका डायरेक्ट कोरिलेशन कोई भी फ्लैट से मिलना मुश्किल है। अच्छा, इसके अगेंस्ट है ना, तेरे घर का, तुम्हारे घर का खुद का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख, वो तो तुम्हारे हिसाब से ही चला है, तुमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, जितना अप्लायंसेस यूज किया, उसके हिसाब से तुम्हें बिल आया। तो वो वाला कॉस्ट इज स्पेसिफिक ओनली टू योर अपार्टमेंट। तुम्हारे घर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। बट तुम्हारे कॉरिडोर में है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जो जो लाइट्स लगी हुई है, जो कॉरिडोर के आसपास, जो आजू बाजू बिल्डिंग के आसपास लाइट्स लगी हुई है, वो किसी भी एक घर के लिए नहीं है ना। तो अगर वो किसी भी एक घर के लिए नहीं है, बट दैट अमाउंट इज स्पेंट, दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर यूनिट इज बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस, अब ओवरहेड्स। ठीक है, तो अब इन ओवरहेड्स को है ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये जो तीन कैटेगरीज है ना, दिस इज बेसिकली योर फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, और इसलिए कॉस्ट शीट को भी बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। द फंक्शंस आर फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दीज आर द एरियाज और द फंक्शंस एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स, और उसके बेसिस पे है ना अपन लोग खर्चों को डिवाइड करें। तो फॉर एग्जाम्पल, सुपरवाइजर की सैलरी है, ठीक है, सुपरवाइजर कहाँ बैठा है? वो फैक्ट्री में बैठा है, तो वो वाला खर्चा क्या मान लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अकाउंटेंट की सैलरी है, अकाउंटेंट कहाँ बैठा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठा है, तो वो वाला खर्चा मान लेंगे एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, डिलीवरी वैन का खर्चा है, वो क्यों रखी है तुमने? ताकि तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सको, मोर स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर सको, तो इसके लिए अपन उसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ना, कोई भी खर्चा वो कहाँ हुआ है, दैट विल डिसाइड कि वेदर दैट कॉस्ट हैज टू बी फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, नाउ ये जो ओवरहेड है, इसमें सबसे पहला ओवरहेड ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, विच विल गेट यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में तुम ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एडजस्ट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इस नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद you will put down the administration overheads. Administration overheads आने के बाद what you get is cost of production. Cost of production is the actual cost of producing the product. ठीक है, इसमें है ना अब तुम ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है वो एडजस्ट करोगे। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है ना, ये किस तरीके से काम करेंगे, ये अपने को क्वेश्चन में देखना है। देख, क्लोजिंग फिनिश गुड्स में है ना एक लाइन लिखी हुई है, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्यों है, अपन लोग ये अज्यूम क्यों कर रहे हैं, ये अपन लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे, बट ये नोट हमेशा ध्यान रखना कि इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम सोच रहे होगे यार ये तो ऐसा कुछ WIP के आजू बाजू में भी लिखा था, फिर भी इसने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट शीट जो है ना वो इतनी एडवांस्ड है ही नहीं कि तुम्हें ना WIP का वैल्यूएशन भी साथ में पूछ ले। ठीक है, तो ये जो WIP का वैल्यूएशन जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। पर ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे कैसे आया, कितना आया, ये है ना, ये सब तुम्हें इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं। आइडियली यस, जो तुम्हारा ओपनिंग और क्लोजिंग WIP है ना, दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बट है ना अब ये कोई करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये नोट है, बट इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, बट क्लोजिंग फिनिश गुड्स का हमेशा ध्यान रखना, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और ये हमेशा है ना तुम्हें पूछेंगे, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तुम्हें है ना हमेशा पूछेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है ना तुम्हें जो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों बोलते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन, क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें समझ में आएगा। एंड यू हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसके बाद सब कुछ ऐड करने के बाद यू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसके बाद तुम प्रॉफिट ऐड करके सेल्स ढूंढोगे। ठीक है, अब ये फॉर्मेट तुम लिख चुके, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो इतना पोर्शन इज फॉर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और ये जो है COGS और SND इज फॉर द यूनिट्स सोल्ड। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये हम लोग समझे। ठीक है, बट ऑल इन ऑल देख, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। प्राइम कॉस्ट है, उसके बाद ओवरहेड्स है।
ओवरहेड्स में 3 टाइप के ओवरहेड्स है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस फॉर्मेट को मगअप नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू बाय हार्ट द फॉर्मेट। जैसे से ही है ना तुम यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, वैसे ही है ना तुम्हारा कॉस्ट शीट का पूरा आइडिया आ जाएगा, तुम्हें कैसे कैसे काम करना है वो सब कुछ तुम्हें समझ में आ चुका होगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल ऑफ दिस विल बी अंडरस्टूड वेरी वेल। फॉर्मेट तो एकदम अच्छे से मगअप हो जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब पहले 1-2 क्वेश्चंस करें ना, तो फॉर्मेट है ना पहले थोड़ा सामने रखना, और मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने देना, उसके बाद कॉपी करना, पहले मत करना। ठीक है ना? चल, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो, दिस वाज द कॉन्सेप्ट वीडियो, और अब है ना अपन लोग इसके साथ चालू कर रहे हैं क्वेश्चंस। चलो चल चालू कर देते हैं अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज क्वेश्चन, ये ना 2000 के पहले के जमाने का क्वेश्चन था। फिर बीच में ना कुछ 20 एक साल के लिए गायब हो गया, और अभी अभी है ना कोई रिसेंट आरटीपी मॉक में ना ये वापस रीअपियर हो गया, और अभी तक पेपर में नहीं आया। तो मुझे तो ऐसा लगता है यार, ये कभी भी है ना एक बार एक पेपर में एंट्री तो इसकी बनती है, क्योंकि अ, काम थोड़ा वैसा सा हो गया है ना, वो रीअपियरेंस रिसर्जेंस वाला। तो मुझे तो लगता है ये एक बार तो वापस आएगा, बट लेट्स सी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ध्यान दे क्या है। Allo Limited has a capacity to produce 2 lakh units of a product every month. Its works cost, a works cost मतलब factory cost, the factory cost मतलब net factory cost. Its net factory cost at varying levels of production is as under. अगर तुमने 10% प्रोडक्शन करा, 10% प्रोडक्शन मतलब क्या, तुम्हारी टोटल कैपेसिटी 2 लाख यूनिट की है, 10% मतलब अगर तुमने 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, तो वर्क्स कॉस्ट 400 रुपए पर यूनिट है। 20% मतलब अगर 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, तो 390। और ऐसे करते करते जैसे जैसे तुम बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारी वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल होती जा रही है। ठीक है, एज यू कीप मूविंग फर्दर, तुम्हारी वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट है ना फॉल होते जा रही है। समझ में आ रहा है? फिक्स एडमिन एक्सपेंसेस आर अमाउंटिंग टू 3,60,000। फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 4,80,000। ठीक है, ये एडमिन हो गया, मार्केटिंग मतलब एस&डी हो गया, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 30 पर यूनिट। ठीक है, इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट। या 100% आउटपुट मतलब कितना होएगा, अपनी फुल कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट की, मतलब ये बोल रहे हैं 2 लाख यूनिट तुम बेच लोगे एट 500 पर यूनिट, प्रोवाइडेड इन इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस में क्या है? सबसे पहले तो गिफ्ट आइटम है 30 पर यूनिट ऑफ सेल का। इट हैज लकी ड्रॉज एवरी मंथ, गिविंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ 60,000, second prize of 50,000, third prize of 40,000, and mark करना 10 consolation prizes of 5,000 each to the customers buying the product। तो देख, अपने को लकी ड्रॉ में खर्चा कितना होएगा, 60,000 का फर्स्ट प्राइज बांट दिया, 50,000 का सेकंड प्राइज, 1,10,000, 40,000 का थर्ड प्राइज तो 1,50,000, एंड 5,000 के 10 प्राइजेस तो 50,000 उसका। तो टोटल एक्सपेंसेस फॉर द लकी ड्रॉ विल बी 2 lakhs। ठीक है, it spends 2 lakhs on refreshment served every month to its customer, chai coffee का bill, and it sponsors a television program every week at a cost of 20 lakhs per month। मेरे को एक बात बता, ये 20 लाख रुपए पर वीक होगा या पर मंथ? दे आर सेइंग दैट इट इज टू बी डन एट 20 लाख रुपीज अ मंथ, बट ये बोल रहे हैं एवरी वीक। क्या मतलब हुआ इसका? सो दे आर ट्राइंग टू से अपन एक वीकली शो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा शो जो हफ्ते में एक ही बार आ रहा है, और उसको स्पॉन्सर करने का महीने का खर्चा है 20 लाख। देख, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 20 लाख पर मंथ। ठीक है, पूरे महीने में गए। ठीक है, अच्छा नोटिस करोगे ना, तो सब कुछ ही पर मंथ ही है। अमाउंट टू 3 लाख ये पर मंथ है, कैपेसिटी इज ऑल्सो पर मंथ, एवरीथिंग इज पर मंथ। तो पर एनम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
It can market 50% of its output at 560 by incurring expenses referred from 2 to 4 above. 2 to 4 above का मतलब क्या है? तुम्हें लकी ड्रॉ देना पड़ेगा, तुम्हें रिफ्रेशमेंट का, और तुम्हें टेलीविजन प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप का खर्चा है। तो तीन चीजें तुम खर्च दो, तो 50% आउटपुट बेच पाओगे एट 560। देख ध्यान देना, 100% आउटपुट बेच रहे हो 500 में, 50% आउटपुट बेच रहे हो 560 में। इसे कैसे? सिंपल है ना यार, तुमने सप्लाई कम कर ली तो आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ गई ना, तो अगर डिमांड बढ़ गई तो भाव बढ़ गए। एंड 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 600 पर यूनिट। ठीक है, 30% आउटपुट ही अगर बेचोगे तो 600 में बेच पाओगे विदाउट इनकरिंग एनी एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 to 4। कोई भी खर्चा नहीं करना है 1 to 4 का, तुम 30% आउटपुट बेच लोगे। ठीक है, अब मांगा क्या है अपने से? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ showing the total cost and profit at 30%, 50% and 100% capacity levels and compare its profit। ठीक है, तो 30%, 50% और 100% पे अपने को एक कॉस्ट शीट बनानी। चल पहले वो बनाएंगे, कैसे बनती है देखते हैं। तो एट 30%, 50% एंड 100%। ठीक है, 30% पे यूनिट्स कितने हो जाएंगे? इधर ही लिख देता हूँ, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ठीक है, 30% पे यूनिट्स हो जाएंगे 2 लाख, अपनी फुल कैपेसिटी है 2 लाख का 30% 60,000 यूनिट्स। 2 लाख का 50% तो 1 लाख यूनिट्स। 2 लाख का 100% मतलब 2 लाख यूनिट। और इसको यहाँ पे लॉक कर देता। अच्छा, ध्यान दोगे तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है नेट फैक्ट्री कॉस्ट से। क्वेश्चन ने स्टार्ट ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट से लिया है। क्यों? क्योंकि नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही है ना, उन्होंने स्टार्टिंग बेस दिया हुआ है अपने को। तो यहाँ पे इफ यू आर रनिंग ओनली 30% कैपेसिटी पे, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट देख कहाँ पर है। द नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज एट 380। ठीक है, तो यहाँ पे एट 380 के हिसाब से नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। 50% पे टेक्स्ट बुक में देख 50% पे कितना आ रहा है? 50% पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट इज 360, और 100% पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आने वाला है? एट 310। ठीक है, तो अब 380 पर यूनिट इनटू 60,000 यूनिट, ये वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट दिया मैं इसके लिए। तो एक मिनट पहले ये ना पूरा फॉर्मेट बना लेता। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, इसके बाद अपन लोग क्या ऐड करते हैं? एडमिन। एडमिन है अपने पास, तो अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, तो यही अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, अपन लोग क्या क्या लिखेंगे? एक तो फिक्स मार्केटिंग है, एक मार्केटिंग है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एट 30 पर यूनिट। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने को चारों खर्चे दिए। देख थोड़ा सा ध्यान दे, वो सारे खर्चे इसके लिए किए ताकि सेल ज्यादा हो सके। अब अगर सेल ज्यादा हो सके उसके लिए अगर खर्चा किया है, तो टेक्निकली वो भी तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा बनेगा ना। तो इसलिए वो सारे जो चार खर्चे है ना, वो भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ मार्केटिंग में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गिफ्ट है 30 पर यूनिट, फिर लकी ड्रॉ है, फिर रिफ्रेशमेंट्स है, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? अगर तुम 30% ही अगर काम कर रहे हो ना, 30% आउटपुट, तो तुम्हें 1 to 4 में से कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर वर्किंग एट 50%, तो तुम्हें 1 नहीं करना, 2 to 4 तो तुम्हें भी करना है। और अगर तुम 100% पे हो तो तुम्हें तो सारा ही खर्चा करना है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सब कुछ करने के बाद अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें प्रॉफिट ऐड करके तुम सेल्स ढूंढोगे। ठीक है, नाउ
टेक 5 मिनट्स, वीडियो को कर दे पॉज, 5 मिनट ले और बैठ के है ना सब कुछ समझ ले और इसको ट्राई कर, सेल्स ला, प्रॉफिट ला, सब कुछ कर। ठीक है, ट्राई करने में क्या है, रॉन्ग हुआ तो ठीक है। और उसके बाद है ना, मैं तो हुई, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। तो नाउ पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन सी योर फाइनल आंसर वंस। ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, चलो 380 इंटू 60,000, 22 पर सॉरी 2 करोड़ 28 लाख है। फिर 3 करोड़ 60 लाख हो जाएगा ये, और 6 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। एडमिन का खर्चा है 3,60,000, वो तो सेम ही रहेगा। 3,60,000, 2 करोड़ 31,60,000, 3 करोड़ 63,60,000, 6 करोड़ 23,60,000। Fixed marketing is 4,80,000, ये तो सब जगह सेम ही लगेगी, 4,80,000। डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 पर यूनिट, तो 30 पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे लग जाएंगे 18 लाख। फिर 1 लाख यूनिट के हिसाब से 30 लाख, 2 लाख यूनिट के हिसाब से लग जाएंगे 60 लाख। ठीक है। गिफ्ट सिर्फ अपने को 100% के टाइम पे लगने वाला है। लकी ड्रॉ अपन ने कैलकुलेट किया था वो 2 लाख रुपए। अगर भूल गए हो तो 1 मिनट है ना, वापस बता देता हूँ। वह एक प्राइस 60,000, एक प्राइस 50,000, एक प्राइस 40,000, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, ये 1,50,000 हो रहा है। और 5,000 के 10 प्राइजेस, तो 50,000 वो हो गए, तो 2 लाख रुपए। रिफ्रेशमेंट्स के 2 लाख उन्होंने बताए हैं कि है, और स्पॉन्सरशिप के 20 लाख रुपए हैं, 20 lakhs, and this will get us our cost of sales. So 2 crore 31 lakh 60,000 plus 22 lakh 80,000. So 2 crore 54 lakh 40,000 and 34 lakh 80 plus 24 lakh plus 3 crore 63 lakh 60,000. 4 crore 22 lakh 40,000. 1 crore 20, 1 crore 40, 1 crore 44 lakh plus 480 plus 6 crore 23 lakh 60,000. 7 crore 72 lakhs and 40,000. तो ये तो हो गए अपने सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आ गई सेल्स पहले। 30% ही अगर आउटपुट सेल कर रहे हो तो कितने में सेल कर रहे हो? 600 रुपए में। तो 60,000 यूनिट बेचोगे 600 में, 3 crore 60 lakhs is your sales। 50% आउटपुट बेचोगे कितने में? 560 में। तो 1 लाख इंटू 560, तो 5 crore 60 लाख। और 2 लाख यूनिट बेचेंगे, 2 लाख यूनिट कितने में बेचेंगे? 500 में। तो 10 करोड़ यहाँ पे हो गया। अब आ गया अपने को प्रॉफिट, इसमें कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। ये 7 crore 72 lakhs है अभी भी। अब 2 crore 27 lakh 60,000, 4 crore 22 lakh 40,000 minus 5 crore 60 lakhs, 1 crore 37 lakh 60,000,
2 crore 54 lakh 40,000 minus 3 crore 60 lakh, 1 crore 5 lakh 60,000, एंड दैट्स अबाउट इट। क्वेश्चन सिंपल है, वो ज्यादा काम नहीं है, बेसिक फॉर्मेट, ठीक है ना। चलो, ओके। सो अब जो क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज आफ्टर नंबर 9। टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, लिखा हुआ है न्यू कॉस्ट शीट फॉर्मेट, और अभी तुम्हारी स्क्रीन के सामने जो चल रहा है दैट इज द न्यू कॉस्ट शीट फॉर्मेट। अब क्या एग्जैक्टली चेंज है नए कॉस्ट शीट फॉर्मेट में, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो। सो अंडर द ओल्ड फॉर्मेट, एडमिन ओवरहेड्स वर प्लेस्ड बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि सारे के सारे एडमिन ओवरहेड्स जो है ना, वो प्रोडक्शन के रिलेटेड ना भी हो सकता, ठीक है। अब हम लोग सीओपी के पहले जो भी लिख रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट्स द ऑब्वियस थिंग। बट उन्होंने कहा कि है ना, शायद सारे के सारे है ना एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड ना भी हो। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है, तो देख, इन द ओल्ड फॉर्मेट तुम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, क्लोजिंग इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कुछ हिस्सा जो एडमिन का है वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन को अफेक्ट कर रहा है। बट इंस्टीट्यूट ने अब नए फॉर्मेट में क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप सारा का सारा एडमिन है ना प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं मानेंगे, हम कुछ एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड मानेंगे और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे, जिससे अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी। बट कुछ ओवरहेड्स अपन लोग जनरल भी कंसिडर करेंगे, एडमिन ओवरहेड्स, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आएगा। तो जो मेजर इफेक्ट है दैट इज इन द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग फिनिश गुड्स। पहले सारा का सारा एडमिन लिखने से पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखने से, देयर यूज्ड टू बी अ हेवियर अमाउंट अंडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, which is why the cost of closing finished goods was also heavier. Now अब यहाँ पे क्योंकि दो जगह स्प्लिट हो चुका है, पहले भी और बाद में भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले भी एडमिन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में भी एडमिन है, इससे ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में फर्क आ गया, एंड दैट इज द सोल रीजन why the new and the old format has different closing stock valuations. अब देख, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज हुई तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज होगा, और इसके साथ साथ है ना तुम्हारा सेल्स भी चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, सो ऑल ऑफ द थिंग्स वुड चेंज। बट अगर नोटिस करोगे ना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम अप टू द नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद है ना, अपन है ना इसको बुलाएंगे पार्क्स, PARQS। इसमें कुछ आइटम्स ऐड किए, P is for primary packing, A admin related to production, R is research and development, Q is quality control, S is sale of scrap। अब ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ना, ये है ना तुम्हारे आएगा एज अ सेपरेट आइटम। यूजुअली पहले अपन लोग ने है ना, अपने पास दो टाइप के स्क्रैप होते हैं, एक होता है मटेरियल का स्क्रैप, एक होता है प्रोसेस का स्क्रैप। प्रोसेस का स्क्रैप पहले अपन लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में से माइनस कर चुके हैं, और अपने पास ऐसा एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मटेरियल का स्क्रैप अपन लोग मटेरियल के कॉस्ट में से माइनस करते हैं, उसके लिए भी अपन ने एक क्वेश्चन देख लिया। अब अगर तुम्हारे पास प्रोसेस स्क्रैप होगा ना, तो दैट इज अ सेपरेट लाइन आइटम नाउ, समझ में आ रहा है। तो नाउ यू विल नॉट बी रिड्यूसिंग इट फ्रॉम द फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट, यू विल बी राइटिंग इट एज सेल ऑफ स्क्रैप एज सेपरेट आइटम, ठीक है। उसके बाद का है ना ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एज यूजुअल है, और जो चेंज है फिर एडमिन ओवरहेड्स जनरल ऐड करेंगे, और पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को है ना एक ही क्लब करके लिखा जाता था, एक ही आइटम लिखा जाता था। नाउ इट विल बी मार्केटिंग ओवरहेड्स के हेड में selling overhead and distribution overhead. So now you don't have selling and distribution overhead as it is.
यू हैव मार्केटिंग ओवरहेड्स, और मार्केटिंग ओवरहेड्स में सेलिंग ओवरहेड अलग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग, ठीक है। ये सब करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। जितने भी पोर्शंस व्हाइट में है ना, ये नए हैं, ये अलग है, ठीक है। तो अब क्या कर, सबसे पहले तो ये वीडियो को मैं अभी स्टॉप कर दूंगा। पहले तो इसे ना पूरा का पूरा लिख लो, और ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, इसको एक सेपरेट इंक में मार्क करो, ठीक है। किसी के अगर दिमाग में आ रहा है कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, आई मीन न्यू फॉर्मेट कब करेंगे, ओल्ड फॉर्मेट कब करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी, प्लीज अभी उसके बारे में कुछ मत सोचो। अभी फिलहाल से नए कॉस्टशीट का फॉर्मेट लिखो, जो व्हाइट में है उसको एक सेपरेट कलर इंक में लिखना, ताकि पता चले चेंजेस क्या क्या है। एंड एक बार इसको रीड कर लेना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है ना क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे ना अब से जो नए कॉस्टशीट फॉर्मेट आने के बाद थोड़ा सा लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज हो गई। किस हिसाब से? तो पहले क्या हो रहा था ना कि ये लोग अपने को, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है बता देते थे, ठीक है, दे वुड टेल यू हाउ मच इज द फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये लोग क्या करेंगे, तुम्हें अलग अलग आइटम्स देंगे, और तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा है और नहीं है, ठीक है। तो कौन से हेड में जाएगा, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डिसाइड नाउ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और अपने पास उसके लिए एक हैक भी है। तो वो अपन लोग है ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे देखेंगे। फॉर नाउ एवरीबडी ऑन क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट देख लेता। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अर्नव मेटालिक लिमिटेड, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब है ना इसे सोचना कैसे कि ये खर्चा कहाँ जाएगा। तो देख, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री में। तो इसका जो भी रिपेयर करेंगे वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। सो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, अब खुद सोच के बता दे कहाँ होगा। प्लांट एंड मशीनरी अगेन कहाँ है, फैक्ट्री में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जाएगा उसका, फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल परचेज है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ये तो तीनों चला जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। फिर वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग WIP अपनी जगह पे जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये पार्ट बनेगा पार्क्स का, लेटर Q, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी जाएगा पार्क्स में, लेटर R, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पेड फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन एंड अदर्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पेड फॉर फैक्ट्री, मतलब दिस इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये चला जाएगा पार्क्स ए में। और अपने पास अदर्स भी है, बट अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है। क्वेश्चन ने देख क्या बोला, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर नोटिस करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक फॉर्मेट कहाँ तक है, तो देख, बस तुम यहां तक ही है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गए। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके आगे का सब कुछ जो भी है ना, वो इस क्वेश्चन के लिए आउट ऑफ स्कोप पूछो है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जनरल एडमिन है अपने पास, वो आउट ऑफ स्कोप हो गया। अदर्स जो है वो जनरल एडमिन है, वो आउट ऑफ स्कोप हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, एक बात बतानी रह गई, एडमिन ओवरहेड अगर कुछ भी नहीं बोला है तो क्या होगा। द एडमिन ओवरहेड कुछ भी नहीं बोला है तो इट इज कंसिडर्ड जनरल। मतलब अगर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को ही बोलना पड़ेगा कि वो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अदरवाइज अपन लोग सारा का सारा एडमिन जो है ना वो जनरल गिनेंगे, ठीक है। Amount realized by selling scrap generated during the manufacturing process. During the manufacturing process मतलब ये process related scrap है। तो एंट्री क्या ये आएगा पार्क्स में, लेटर S, और ये माइनस में आएगा, ठीक है। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो पैकिंग कॉस्ट मतलब ये हो गया अपना पार्क्स में P, ठीक है।
एंड सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल। अब देख डायरेक्टर कहाँ बैठता है, एडमिन ऑफिस में, तो ये कौन सा होगा, एडमिन ओवरहेड होगा। बट ये एडमिन ओवरहेड कहाँ पे होगा, ये एडमिन ओवरहेड इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल। एज आई सेड, अगर प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो ये जनरल एडमिन आ गया, बट आउट ऑफ स्कोप हो गया, ये भी आउट ऑफ स्कोप हो गया। ठीक है, तो बस सारे आइटम्स मार्क्ड है। अब फटाफट से ना अपन अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग ओवर हियर इन माय टेक्स्ट बुक। तो विल स्टार्ट विद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 2,88,000 का, परचेज है 64 lakhs का, और क्लोजिंग है 2,88,000। सॉरी, क्लोजिंग है 4,66,000, 4,46,000। ठीक है, तो 2,88,000 प्लस 64 लाख माइनस 4,46,000, 62,42,000। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट लेबर कहाँ पर है अपने पास, 23,20,000। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं, तो अपन लोग इसी को प्राइम कॉस्ट बोल देंगे। 23,20,000, 85,62,000। ठीक है, एड। अब है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स को अपन एक हेडिंग जैसे लिखेंगे, उसमें अपने पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 9,80,500, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और इंश्योरेंस है 96,000, उसे भी अपन लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और जो टोटल है उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो 980,500 प्लस 96,000, 10,76,500। तो ये हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, 85,62,000, तो 96,38,500। ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP 4,06,000 है, एंड 6,02,100 ये माइनस। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 4,06,000 माइनस 6,02,100, 94,42,400। ये हो गया अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने आइटम्स आएंगे पार्क्स के। ठीक है, तो पार्क्स में है ना प्राइमरी बैकिंग है, प्राइमरी बैकिंग अमाउंट है 10,200। फिर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, द एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन विल बी 9 lakhs। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, द R&D is 92,600। क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल is 86,000। और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना, ये ध्यान रखना हमेशा सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होगा, पैसे मिले हैं। सेल ऑफ स्क्रैप ये कितना है, अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप ये 9,200, ये माइनस, एंड दिस विल गेट यू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा सर, पार्क्स पार्क्स के ऑर्डर में लिखना जरूरी है? नहीं। क्या कोई नेसेसरी ऑर्डर है? नहीं। किसी भी तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बट लिखना सारे आइटम्स है ना। चल, तो एक बार अभी देख लेते हैं कोई मिस तो नहीं हो गया अपने से। नहीं, सिर्फ दो आइटम्स जो अपने आउट ऑफ स्कोप वाले हैं बस वही है, बाकी सब तो हो चुके हैं। तो इसको ऐड कर रहा हूँ, 10,02,000, 10,200 प्लस 9 लाख प्लस 92,600 प्लस 86,000 माइनस 9,600, 10,79,600 प्लस 94 लाख
42,400, 1,05,22,000, ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये एक्चुअल में ना जब नया फॉर्मेट आया था ना तब इंस्टीट्यूट का पहला क्वेश्चन था, इसके लिए थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना। चल इसको कर ले पूरा, स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर्स कैलकुलेशन। इसमें ना अपने को डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट ढूंढना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे। तो बोला है XYZ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर 2019। तो 1 सितंबर और 30 सितंबर, तो ये अपने पास ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया रॉ मटेरियल और WIP का, ठीक है। The firm incurred following expenses for a targeted production of 1 lakh units during the month. तो 1 लाख यूनिट अपन ने बनाने, उसमें ना कंज्यूमेबल स्टोर्स और स्पेयर्स एंड फैक्ट्री। अब मेरे को एक बात बता, फैक्ट्री का स्टोर्स और स्पेयर्स का सामान है तो वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये हो गया पार्क्स। क्वालिटी कंट्रोल वापस हो गया पार्क्स। पैकिंग कॉस्ट ये मार्क कर ले भाई, बहुत जरूरी है। सेकेंडरी, सेकेंडरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग होता है तो पार्क्स में जाता है, सेकेंडरी पैकिंग होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है। पर यूनिट सोल्ड 2 रुपए, ठीक है। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। अब प्रोडक्शन एसेट कहाँ होगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में अगर है ना एसेट है तो उसका लीज का खर्चा क्या आ जाएगा? फैक्ट्री ओवर। जनरल एडमिन बोला है, वो जनरल एडमिन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक तो नील है, बट क्लोजिंग स्टॉक बोला है 5,000 यूनिट, ठीक है। एंड बहुत जरूरी, डिफेक्टिव इज 4% ऑफ प्रोडक्शन विच रियलाइजेस 61 पर यूनिट, ठीक है। तो 4% ऑफ प्रोडक्शन, 1 लाख का 4%, 96, 4%, 4,000 यूनिट तुम्हारे डिफेक्टिव है और उसके ऊपर स्क्रैप मिला है, तो ये जाएगा कहाँ पे? पार्क्स में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। यार ये नॉर्मली है, रुक जा मैं बताता हूँ किधर ये। हाँ, ये नया वाला फॉर्मेट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ध्यान दे, देख यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एडमिन। अगर एडमिन तो एक्सक्लूडेड ही है यहाँ पे, तो मतलब है ना ये लोग जो बोल रहे हैं कि है ना इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक्सक्लूसिव ही है, क्योंकि अपने यहाँ पे कौन सा एडमिन है अपने पास? यहाँ पे जनरल एडमिन है। जनरल एडमिन इज व्हाट वी आर राइटिंग ओवर हियर एंड इट इज एक्सक्लूडिंग, क्योंकि वैल्यूएशन तो पहले ही हो चुका है। समझ में आ रही है? और उसके बाद वाला भी है ना, सेम ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन है 78,26,000। अरे ये देख यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इट एक्सक्लूडिंग एडमिन? ऑफ कोर्स इट इज एक्सक्लूडिंग एडमिन। तो यहाँ पे वापस से वो दोनों सिर्फ है ना नाम के लिए, हैरान करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए बोला इट इज हाफ ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो DMC का हाफ लेना है। और सेलिंग प्राइस बोला है 110 रुपए पर यूनिट, ठीक है। और पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज का फिगर ढूंढना है और प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। अब मेरा सजेशन है ऐसे वाले में, आई कॉल इट मिसिंग फिगर्स। ऐसे वाले में मेरा सजेशन एक ही होता है, अपन लोग है ना पहले जो डिटेल्स अवेलेबल है ना पूरा खोका भर लेते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, जो नंबर्स है वो अवेलेबल है वो कर लेते हैं, उसके बाद जो भी ऊपर नीचे होगा वो देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले तो अपन लोग है ना सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से साफ सुथरा सा फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट में सबसे पहली चीज यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड, क्योंकि यहाँ पे 5,000 यूनिट दिया हुआ है, तो अपन लोग ने प्रोडक्शन करा कितना? 1 लाख यूनिट ही जितना, ठीक है। इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 4%। 4% इसके डिफेक्टिव होने का मतलब कितना हो गया? 4,000 यूनिट तो गए, तो बचे कितने? 96,000। इसको अपन लोग बुला लेंगे गुड यूनिट्स,
ठीक है, उसमें से भी 96,000 पूरे बेचे नहीं है, 5,000 पड़े रह गए। ठीक है, 5,000 पड़े रह गए, मतलब अपने पास सोल्ड वाले यूनिट्स कितने? सोल्ड वाले यूनिट्स होंगे सर जी 91,000। 91,000 बेच दिए, 5,000 मेरे पास पड़े, 96,000 ये हो गए। 4,000 मेरे खराब निकल गए थे, मतलब जो मैंने 1 लाख यूनिट डाले थे 4,000 हो गए खराब, 96 रह गए। उसमें से 5,000 अभी भी मेरे पास है, बचे हुए 91,000 बेच दिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया यहाँ पे जुगाड़। अब कॉस्ट शीट चालू करेंगे। सबसे पहला आइटम लिख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अलग से लिखेंगे ताकि अपने लिए थोड़ा इजी हो जाए इसको इंटरप्रेट करना। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, इस बार वर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास इसमें से क्या क्या है? तो डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये दो आइटम स्टिक कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर अपने पास नहीं है, वो हाफ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो वो भी नहीं आएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस कोई था ही नहीं, तो ये हो गया अपना यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अपने पास क्या क्या थे? एक तो स्टोर था 3.5 लाख जितना, और एक लीज था 2 लाख जितना, तो 5,50,000 ये हो गया। दिस विल गेट अस आवर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हो गया कंज्यूमेबल स्टोर्स और लीज। ठीक है, तो ये हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP है 2 लाख, क्लोजिंग WIP है 5 लाख। तो इन दोनों को टिक कर दिया और ये बन गया अपने पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने पास आएगा पार्क्स। पी से प्राइमरी पैकिंग नहीं है, ए से एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है 2,50,000 का, क्यू से क्वालिटी कंट्रोल है 2 लाख का, और एस से अपने पास स्क्रैप है 4,000 यूनिट स्क्रैप किए एट 61 पर यूनिट। ठीक है, तो 61 इंटू 4,000 2,44,000 ये माइनस, तो 2,50,000 प्लस 2,00,000 माइनस 244, 2,06,000 ये हो गया। एंड दिस विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है? 1 लाख। ठीक है, ओपनिंग तो नहीं है, लेस क्लोजिंग, क्लोजिंग है 5,000 यूनिट्स का, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अच्छा, गुड सोल्ड कितने? 90, 1 लाख बनाया, 4,000 बिगड़ गए, 96,000 रह गए, और 5,000 उसमें से बच गए, तो बेचे हैं 91,000। समझ में आ रहा? और इन्होंने अपने को है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नंबर दे रखा है, सॉरी, विच इज 78,26,000। ठीक है, अब एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। COGS के बाद अपन लोग जनरल एडमिन ऐड करेंगे। जनरल एडमिन में एक मिनट मार्किंग कर लेते हैं। जनरल एडमिन इज 2,24,000, और उसके बाद मार्केटिंग ऐड कर लेते हैं। मार्केटिंग में अपन लोग क्या ऐड करेंगे? मार्केटिंग में एक तो सेलिंग है। सेलिंग कितना है? 4,13,000। ये मार्क कर लेता हूँ, 4 और 2,24,000, और अब एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन
91,000 यूनिट्स बेचे हैं एट 2 पर यूनिट, बराबर ना? तो ये हो गया 1,82,000 और, ठीक है। और कुछ है क्या, चेक कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड हो गया, डिफेक्टिव्स भी रिकॉर्ड हो गया, ये दोनों भी हो गए। हाँ, तो अब 78,26,000 प्लस 2,24,000 प्लस 4,13,000 प्लस 1,82,000, तो ये आ गया अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,45,000। एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। अब सेल्स है ना कितना है, 91,000 यूनिट्स बेचे एंड 110 पर यूनिट, तो 91,000 एट 110, 1,10,00,000 माइनस 86,45,000, तो 13,65,000, ये तो हो गया अपना प्रॉफिट। अब है ना इस कॉस्ट शीट को थोड़ा उल्टा ले चलते हैं, तो सी अपन लोग कहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो 91,000 इधर अपने पास एक कनेक्शन है, तो 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000 इंटू 5,000, 4,30,000 जितना है, ये माइनस होता है। अब अपन ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना यहाँ पे अपने पास कितनी है, 78,26,000 प्लस 4,30,000, 82,56,000, ये भी कॉस्ट है। तो अभी अपन ऊपर जा रहे हैं तो ऐड करने के लिए माइनस होगा, तो 2,06,000, नेट फैक्ट्री कॉस्ट विल बी 80,50,000। ठीक है, ये समझ में आया ना, उल्टा जा रहे हो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बेसिक मैथ्स है ना। फिर अपन लोग इसमें प्लस 5 लाख करेंगे क्योंकि माइनस है, और माइनस 2 लाख करेंगे क्योंकि प्लस है। तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आनी चाहिए 83,50,000 और माइनस 5.5 लाख, तो 78 लाख जो है ना वो आई अपनी प्राइम कॉस्ट। अब बहुत सिंपल था, इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का हाफ है डायरेक्ट लेबर। सो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम एक्स गिन रहा हूं तो हाफ ऑफ एक्स इज डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज प्राइम कॉस्ट। सो बेसिकली x plus half of x is 78 lakhs, 1.5x is 78 lakhs, तो x कितना हो गया 52 lakhs। तो ये यहाँ पे है ना अपने को 52 lakhs चाहिए, और हाफ ऑफ x मतलब 26 लाख हो गया। ठीक है, अब ये जो 52 lakhs है इसमें अपन लोग प्लस 2,92,000 माइनस 2,42,000 कर देते हैं, तो 52,50,000 का परचेज है। ठीक है, 2,42 प्लस 52,50 माइनस 2,92 बराबर आ गया 52 lakhs, और ये है अपना परचेज 52,50,000। अभी अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो बस स्टार्ट में है ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट्स सोल्ड में गलती ना हो, एक तो वो। दूसरा है ना फ्लो में चलाते जाओ, जितना पता है उतना भरते जाओ, जो नहीं पता है ना कहीं से मिलेगा। अब यहाँ से जैसे अपने को स्टार्ट पॉइंट मिल गया था, ठीक है, सीओजीएस के बाद की तो बड़ी नेचुरल सी क्वेश्चन थी। सीओजीएस के पहले जो था सीओजीएस के पहले जो था वो अपन लोग ने थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग करके उसकी कैलकुलेशन बना ली, तो यहाँ पे अपने पास उसकी कैलकुलेशन आ गई है। ठीक है, ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट्स सोल्ड, दैट्स ऑल। ठीक है, चल, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
चल, तो अब जो आगे के तीन अपने पास क्वेश्चंस है, दैट इज 14, 15 एंड 16, ये एक पर्टिकुलर टाइप और कैटेगरी है। अब इस टाइप और कैटेगरी में एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है, तो ऐसा है ना, यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट तुम्हें ना अलग अलग कोर्स देगा, बहुत सारे बतेरे कोर्स देगा, एंड ऑल योर जॉब, द ओनली जॉब दैट यू हैव इन इट इज कैटेगराइज कि ना ये मटेरियल है, या ये फैक्ट्री ओवरहेड है, या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मतलब सेक्शन में है ना काम ही यही है। तो एक बार एक छोटा सा ब्रशअप ले लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में तुम्हारा ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग माइनस रिटर्न्स, ये तो सब नॉर्मल है ही है। ठीक है, ये सारी चीजें तो आती है। अब है ना, टैक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल है। अब टैक्स का एंगल क्या बोलता है, अगर है ना टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है, टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है, तो मतलब क्या हुआ, तुमने अभी भरे बट बाद में क्रेडिट ले लिया तुमने, तो टेक्निकली तुम्हारी जेब से पैसे गए क्या? नहीं, तुमने अभी दिए और बाद में वापस ले लिए, तो मतलब टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है? नो। तो अगर सॉरी, अगर यस, देन नॉट अ कॉस्ट, बट क्रेडिट अवेलेबल नो है, मतलब तुमने एक बार दे दिए, जो दे दिए तुम्हें वापस नहीं आने वाले, तो अब क्योंकि वापस नहीं आ रहे, देन इट इज अ कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें ध्यान यह रखना है कि वेदर इट इज अ कॉस्ट और नॉट अ कॉस्ट। ठीक है, अब वो कॉस्ट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो इट इज नॉट अ कॉस्ट, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है देन इट इज अ कॉस्ट। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो जो पेमेंट है वो, जो तुमने वर्कर्स को की है, उसके साथ अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी तुम्हारे लिए कॉस्ट है। अच्छा, कोई भी बोनस दिया हो, ग्रेचुटी दिया हो, कोई भी टाइप ऑफ ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, या और कोई वेलफेयर स्कीम में अगर तुमने पैसे डाले हो ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर, ऑल ऑफ दैट इज अ कॉस्ट। ठीक है, अब कहानी है ना यहाँ पे कहाँ शुरू होती है, एक मिनट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग तो है ही है, पर इसमें साथ साथ फ्रेट, इंश्योरेंस और भी कोई खर्चा हो, ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई हो तो ये लेस कर देना है, एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर क्रेडिट अवेलेबल हो तो कॉस्ट नहीं है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कॉस्ट है। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर, इसमें वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, ओवर टाइम, ग्रेचुटी, एम्प्लॉयर्स बेनिफिट टू कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ है। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अपने पास। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना ये थोड़ा सा कभी कभार ट्रिकी हो सकता है, इसलिए ना ये है ना, इसको यहाँ पे मार्क कर ले और लिख ले, अपनी बुक में लिख ले इसमें क्या क्या आता है। पावर एंड फ्यूल, रॉयल्टी, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग द इक्विपमेंट, फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, ये जितने भी खर्चे हैं ना, इन सबको अपने नोटबुक में लिख ले। ठीक है, ही है ना, थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये लिख ले स्क्रीन फ्रीज करके। और दूसरी एक जगह जहां तो मैं प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ये दो ही जगह तुम्हें दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा तुम्हारे पास जो भी है ना, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिन, ये वो सब मैनेज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इसके अलावा है ना बाकी सब में है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये दोनों चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, चल, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैसिव है, मैसिव। टेक्स्ट बुक में देख 2 पेज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तेरे दिमाग में ये तो सवाल आ सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या?
देखो ऑनेस्टली चांसेस स्लिम है, बट करने में क्या हर्ज है? एक बात समझ, क्वेश्चन बड़ा है मतलब इसमें बहुत सारे आइटम्स है, और अगर बहुत सारे आइटम्स है तो एक साथ एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो उस थॉट से चलेंगे। बट यहाँ पे ना अपने पास इतने सारी आइटम्स है ना, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ये अपन टैली मार्क्स भरेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए टैली मार्क्स, डायरेक्ट लीबर के लिए टैली मार्क्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिकॉर्ड करेंगे कहाँ कहाँ कितने कितने आइटम्स है, ठीक है? नहीं तो बहुत गड़बड़ होने का स्कोप है, ठीक है ना? तो देख, पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल परचेज। नेक्स्ट आइटम बहुत इंटरेस्टिंग है, जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब सिंपल है यार, जो जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में भरते हैं ना, उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, उसका आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो मतलब इट इज अ कॉस्ट फ्री, तो ये आएगा। फ्रेट इनवर्ड्स, ट्रेड डिस्काउंट रिसीट, तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो अपने पास यहीं पर ही है ना चार आइटम तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होगा। फिर वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये डायरेक्ट लेबर। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये भी डायरेक्ट लेबर। फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, ये है ना कहाँ पर है देख, फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये बहुत बार कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, लास्ट क्वेश्चन में था, डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, याद है कि नहीं? स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स फैक्ट्री ओवरहेड में पहला, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स के लिए विल पुट डाउन एक फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अरे यार एक मिनट, काम करते इधर भी लिख देता, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक मिनट ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टोर्स एंड स्पेस तो फैक्ट्री ओवरहेड में, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग जनरल एडमिन, तो मैं एडमिन में डाल रहा हूँ। फिर प्लांट एंड मशीनरी वापस फैक्ट्री ओवरहेड ही है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दे रहा हूँ। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, अब ये क्या करोगे? सुपरवाइजर की सैलरी का क्या करोगे? सुपरवाइजर कहाँ बैठा है? फैक्ट्री में, तो उसकी सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये टैली मार्क्स हो गए 5। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, ये एसएनडी में आ जाएगा। फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होता है? एडमिन का, तो उसके बिहाफ पे खर्चा वो भी एडमिन का, तो ये एडमिन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, तो 6 टैली मार्क्स हो गए। एक मिनट, एडमिन को थोड़ा साइड कर लेता है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये वापस से फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा 7। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ये पार्क्स में क्यू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पार्क्स में आर। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही है, तो दिस विल अगेन बी पार्क्स, ठीक है? फिर सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर में पहला है ओ सैलरी पेड टू मैनेजर, मैनेजर का काम क्या है?
एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन है? प्रोडक्शन वाला। तो दिस इज अगेन एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आर ए। समझ में आ रहा है? तो अपने पास एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन दो है, एक तो आइटम नंबर हो गया ये 18 और एक आइटम नंबर 19। ठीक है। फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये जनरल एडमिन में चला जाएगा, तो जनरल एडमिन तीसरा टैली मार्क। सेल्स एंड मार्केटिंग ये एस&डी में चला जाएगा, चलो वापस से मार्क करो। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, तो ये जनरल एडमिन। चलो 4 एडमिन ओवरहेड हो गए। फिर पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, ये पार्क्स हो गया, प्राइमरी पैकिंग। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर नॉन इक्विटी फंड्स, अब ये ना ये अमाउंट एक्चुअली एक तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये 3.5 लाख रुपए। अब है ना ऑल दिस वाइल इन्होंने है ना हमेशा यही स्टांस रखा था कि इट इज अ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस और ये कॉस्ट शीट में नहीं है, जो सही है। अब ये अचानक से जो नया मॉड्यूल आया है ना, उसमें इन्होंने ना वर्डिंग थोड़े चेंज कर दिया। इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट बट एडेड आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अपन को भी वही करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो अपन लोग वो करेंगे। कैसे वो दिखते हैं? फी पेड टू ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीनों क्या हो गए? जनरल एडमिन। तो जनरल एडमिन में 3 और ऐड हो गए, 5, 6 और 7। ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ वेबसाइट फॉर पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स के लिए वेबसाइट है तो क्या होगा? एस&डी। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, ये भी एस&डी, तो 2 एस&डी और ऐड कर लेते हैं, 1 और 2, तो एस&डी हो गए 2, 5। और फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। अभी ये ना देख, WIP और फिनिश गुड्स का तो इतना लफड़ा नहीं है, पर अपने पास अब रॉ मटेरियल में है ना ओपनिंग और क्लोजिंग 2 आइटम्स और ऐड हो गए, तो अपन को उसका ध्यान रखना है। ठीक है। एंड अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग वेस्ट, सेलिंग ऑफ वेस्ट जनरेटेड, ये स्क्रैप है तो ये पार्क्स में चला जाएगा, PRQS में एस। एक बार टैली मार्क्स कंफर्म कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में 6 आइटम है, डायरेक्ट लेबर में 3, डायरेक्ट एक्सपेंस में 3, फैक्ट्री ओवरहेड में 7, एडमिन में 7 और एस&डी में 5, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वो सब तो है ही है। ठीक है। अब देख, मेरे को मालूम है क्वेश्चन का साइज देख के तेरे को घंटा ही आ रहा होगा कि कौन इतना बड़ा क्वेश्चन करेगा, बट है ना फिर भी कर ले। प्रैक्टिस है ना ये तेरे फायदे में ही रहेगी, ये तेरे को नुकसान कभी नहीं देगी। ठीक है। अगर घंटाला आ रहा हो बहुत ज्यादा ही तो मेरी साथ कर ले, ठीक है, पर करना। तो कॉस्ट शीट बनाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में अपन ने लिखा है, 1 मिनट, अपने पास आइटम्स कितने हैं? 6। तो अब है ना पहले वो 6 आइटम्स को ढूंढते हैं। तो अपन के पास है ना ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेजेस है, फिर GST है, फिर फ्रेट है, डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं और क्लोजिंग माइनस करना है। एक बार देख ले, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 9 लाख, परचेजेस 5 करोड़, GST 10 लाख, फ्रेट 5,20,600, ट्रेड डिस्काउंट 10 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 5,60,000।
चलो तो अपन ने इतने तो आइटम्स मार्क हो गए, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 19 लाख तो यही है, प्लस 520 600 माइनस 15 लाख 60,000, तो 5 करोड़ 8 लाख 60,600। फिर डायरेक्ट लेबर में कितने आइटम्स है? डायरेक्ट लेबर में आइटम है 3, तो अब वो 3 आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस है, पीएफ है और बोनस है। तो वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स 15,20,000, पीएफ 1,90,000 एंड बोनस है 1,50,000। तो 15,20,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,50,000, 18,60,000। ये हो गया अपना डायरेक्ट लेबर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा है ना, एक शायद है ना किसी को है ना ये एक डाउट आना चाहिए। कौन सा? एक तो है परफॉर्मेंस बोनस, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, और एक है परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ। तो देख, फैक्ट्री वर्कर का जो बोनस दिया है ना वो तो लेबर में, बट सेल्स वाली टीम का जो बोनस दिया है ना वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। प्लीज डिस्टिंक्शन समझना, एक फैक्ट्री वर्कर है और एक सेलिंग सेल्स स्टाफ है, ये दोनों अलग अलग है। तो वो सेल्स स्टाफ को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिया और फैक्ट्री वर्कर्स को है ना डायरेक्ट लेबर में लिया, ठीक है ना। चल एक मिनट, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है, एक मिनट, डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड कर लिया वो तो कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे अपने? डायरेक्ट एक्सपेंस 3 है। तो अब 3 डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है? एक तो फी है फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, पावर एंड फ्यूल है, एंड जॉब वर्क है। तो फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस 1,12,000, पावर एंड फ्यूल 2,62,000, जॉब चार्जेस 4,50,000। चलो इनको ऐड करते हैं, 1,12,000 प्लस 2,62,000 प्लस 4,50, 8,24,000। और इतने सारे खर्चे लिखने के बाद आया प्राइम कॉस्ट, प्लस 18,60,000 प्लस 5 करोड़ 8,60,600। सो 5 करोड़ 35,44,600। ये हो गई प्राइम कॉस्ट। प्लीज एक बार इधर ही स्क्रीन फ्रीज करके लिख ले, पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होने थे भाई साहब? ये तो हो गया धीरे। फैक्ट्री ओवरहेड है 7। चलो 7 फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढते हैं। एक तो स्टोर्स है 1,10,000 जितना, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 64,000 जितना, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 86,000 जितना, सैलरी सुपरवाइजर की पेमेंट है 1,20,000 जितना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 50। अरे ये क्या बन गया? प्लांट एंड मशीनरी 58,000 जितना, 1 2 3 4 5। फिर इंश्योरेंस है फॉर प्लांट एंड मशीनरी
एंड इंश्योरेंस है फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग का 28,100। इसके अलावा तो नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 7 चलो तो अभी ऐड करेंगे। 1,10,000, 64,000, 86,000, 1,20,000 प्लस 58 प्लस 31,200 प्लस 28,100, 4,97,300। तो मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 535,44,600, 5,40,41,900। Add opening WIP less closing WIP। तो एक मिनट ना, सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स एक बार निकाल दोगे? 2 3 4 5 और 6। हाँ, ये चले गए। और अब ओपनिंग क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP है 4 लाख, सॉरी, और क्लोजिंग WIP है 2.5 लाख। तो प्लस 4 लाख माइनस 2.5 लाख, 5,41,91,900। ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा पार्क्स। पार्क्स में अपने पास, यार पार्क्स अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया ना कितना आइटम है। चल कोई नहीं, पार्क्स के आइटम लिमिटेड ही है, ये मार्क कर लेते हैं। पहले तो है क्वालिटी कंट्रोल 25,000, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके जस्ट बाद 48,200, फिर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दो है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसके लिए इनर कॉलम लिख रहा हूँ। और प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर भी वही है, उसकी सैलरी कितनी है? 4,80,000। तो 480 प्लस 1,38, 6,18,000। 1 2 3 4 प्राइमरी बैकिंग है, प्राइमरी बैकिंग 1,06,000। तो देख, पी है, ए है, आर है, क्यू है, और एस में सेल ऑफ स्क्रैप। एक मिनट, ऐसा ना दिखे कि कॉपी। हाँ, स्क्रैप 66,000 माइनस 18 मिनट हो गए क्वेश्चन को। 28,000 प्लस 48,200 प्लस 6,18,000 प्लस 1,06,000 माइनस 66,000, 7,31,200। और ये बना अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 5,41,91,900, 5,49,23,100। तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने हैं? 7 लाख। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 11,90,000। तो प्लस 7 लाख माइनस 11,90,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,44,33,100। 23,133, हाँ, 90,000। अब COGS आने के बाद अपन जनरल एडमिन ऐड करेंगे। जनरल एडमिन कितना था? फैक्ट्री तो हो गया अपना, जनरल एडमिन 7 है। चलो तो 7 जनरल एडमिन ढूंढो।
एक तो ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 46,000। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल कितना है 20,600 दो। फिर फंक्शनल मैनेजर में है तो मैनेजर का सैलरी लिख देते हैं 9,60,000, तो मैनेजर आ गया। फिर जनरल मैनेजर भी है, जनरल मैनेजर 13,12,000। फिर एक दो तीन चार हुआ ना, अब ये आ गए ऑडिटर, एडवाइजर, डायरेक्टर। ऑडिटर कितने 1,80,000, एडवाइजर 1,20,000, डायरेक्टर 2,40,000। इनको भी मार्क कर देते हैं, एक दो तीन। मैंने प्राइमरी बैकिंग लिया है ना, ये मार्क नहीं किया मैंने। ओके, अब जनरल एडमिन ऐड करते हैं 46 प्लस 20,600 प्लस 9,60,000 प्लस 13,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 28,86,600। एक बार करेक्ट करने दें, क्रॉस चेक। और अब अपन लोग ऐड करेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे पहले सेलिंग, सेलिंग में क्या कितने हैं, सेलिंग ये हो गया, सेलिंग में 5 है। चलो 5 सेलिंग ढूंढेंगे, से सब हो गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है एक सेल्स ऑफिस का, सेलिंग में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 50,000। ये खत्म, इस साइड खत्म। ये रहेगा मैनेजर है 12 लाख, ये भी खत्म हो गया। ये हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन का है वो लिख लेता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स 1,12,000, तो ये भी खत्म। फिर वेबसाइट का खर्चा 1,80,000 एंड बोनस, बोनस 2,40,000। तो ये भी गए, या जो मिल गए, एक दो तीन चार पाँच हो गए। 50,000 प्लस 12 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,12,000, 17,82,000। एंड फाइनली COS, तो 5,44,33,100 प्लस 17,82,000, फाइनली 5,91,01,700। बट दिस इज नॉट योर COS एनीमोर, ठीक है। एड इंटरेस्ट ऑन नॉन इक्विटी चार्जेस, नॉन इक्विटी फंड, सॉरी, चार्जेस कैसे हो सकते, फंड 3,50,000
और इसको वापस सीओएस बुला लेना, प्लस 3.5 लाख ऐड कर ले, 5 crore 94 lakh 51,700, एंड दैट्स योर आंसर। 25 मिनट का क्वेश्चन, राम जी चले वनवास, आए हैं लौट के 25 मिनट बाद। अब हुआ है ज्यादा, क्वेश्चन खत्म, एंड विद दिस द चैप्टर इज आल्सो ओवर। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, please message me on Instagram. I will be more than happy to help you out and get your queries resolved. Till then, till you start the next chapter, bye bye and see you soon.